स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, पोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सब टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आज हम बताएंगे कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब आप डाइल्यूशन करते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो डाइल्यूशन से इन टर्म्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज। हम देखेंगे कंडक्टेंस। As we all know that conductance is the ease of flow of electricity. Conductance जो होती है, अगर हम strong electrolyte की बात करें और अगर हम weak electrolyte की बात करें, हम both electrolytes को ले रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो जो conductance होती है in case of strong electrolyte वो increase होती है, whereas in case of weak electrolyte इसमें भी क्या होती है, वो increase होती है on dilution, यहाँ पे भी on dilution. So conductance always increases on dilution. The value of conductance always increases on dilution, चाहे वो strong electrolyte हो या फिर weak electrolyte. लेकिन इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों की रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर हम पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, आपने ऑस्टवर्थ डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, जिसके हिसाब से क्या होता है, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट K/C और अंडर रूट KV। दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है वॉल्यूम। कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड करोगे तो कंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्थ डाइल्यूशन लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अंडर रूट KV और अंडर रूट K/C। दिस इज कंसंट्रेशन एंड दिस इज वॉल्यूम। दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज DOD। जब आप पानी डालते हो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सी, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्पीड ऑफ आयंस। तो सबसे पहले जो यही वाला फैक्टर कंसीडर होता है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में होंगे, उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब आप पानी ऐड करते हो तो जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है उसका वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करोगे, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी। ये जो रीजन है ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पर भी कंडक्टेंस इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, लेकिन रीजन ये नहीं है। सी, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां पर जो अल्फा होता है वो ऑलरेडी 100% होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी जितने आयंस बनने चाहिए उतने आयंस बन चुके हैं और ज्यादा आयंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में अल्फा 100 है बट स्पीड ऑफ आयंस वो इंक्रीज होती है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस क्या होते हैं, वो डिसोसिएट होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। जब आपके पास वॉल्यूम कम होता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हम इसमें आप कोई भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट लो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो उस केस में जो K होता है वो डिक्रीज होता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। रीजन क्या है, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज ये 1 ml का इलेक्ट्रोलाइट है और इस 1 ml में अप्रोक्सीमेटली 4 आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। इतना सा जो है सपोज करते हैं ये 1 ml और इसमें कितने 4 आयंस जो है प्रेजेंट है। तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे, जब आप इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने से 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो डिक्रीज होंगे। सपोज अगर पहले 4 आयंस थे, हो सकता है पानी ऐड करने पे 2 आयंस ही रहे।
तो पर यूनिट वॉल्यूम में दैट इज 1 ml में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। वो 50 ml का सॉल्यूशन भी हो सकता है, 100 ml। अगर 100 ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है दैट मींस 100 ml की जितनी भी कंडक्टिविटी होगी वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है इस केस में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K into 1000 divided by M, where M is molarity, K is specific conductance. जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो K होता है वो डिक्रीज होता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने पे K डिक्रीज होगा तो एक्सपेक्टेड ये है कि मोलर कंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए, वो भी डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी आता है 1000 डिवाइडेड बाय M, M इज मोलैरिटी। अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, मोलैरिटी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ये मोलैरिटी और मोलर कंडक्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, मोलैरिटी अगर डिक्रीज होती है, तो इस केस में जो आपकी इस केस में जो आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो होनी चाहिए इंक्रीज, क्योंकि मोलैरिटी और जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस है, उसका क्या है, उसका इनवर्स रिलेशन है। तो एक फैक्टर जो है मोलर कंडक्टेंस को डिक्रीज कर रहा है, दूसरा फैक्टर जो है वो मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो ऑलवेज इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। दैट इज जो मोलैरिटी वाला फैक्टर है वो यहाँ पे डोमिनेट करता है, और जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस देखा, दैट मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो भी इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, इस केस में भी यही चीज है, उसमें और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे नॉर्मलिटी है, उस केस में क्या था, मोलैरिटी। वहां पर भी क्या है, जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो आपका जो K होता है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो डिक्रीज होता है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होनी चाहिए थी, वो भी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए थी। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो आपका जो K है वो डिक्रीज होता है, और K और डेल्टा E जो है इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए थी, वो भी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है दैट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आप यहाँ पर EQ भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम का और नॉर्मलिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो जो आपका K है, जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो जो आपकी नॉर्मलिटी होगी वो डिक्रीज होगी। नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी तो इनका इनवर्स रिलेशन है, तो इस वजह से जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर भी सेम है, वहां पर मोलैरिटी फैक्टर डोमिनेट हुआ था और इस केस में नॉर्मलिटी फैक्टर डोमिनेट होगा, और जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फोन-रॉशन लॉ क्या होता है, तो इस टाइम हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और डिफरेंट फैराडेज के जो लॉ है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसा सेल जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सपोज आपके पास कोई भी जार है, कंटेनर है, आपने 2 रॉड्स को इसमें डिप किया, दैट इट बी कार्बन रॉड हो सकती है, कॉपर रॉड हो सकती है, कोई भी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। एक को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको
पॉजिटिव की तरफ इफेक्ट करेगा एज एनोड, जिसको नेगेटिव की तरफ ऐड करेंगे कनेक्ट करके इफेक्ट करेगा एज कैथोड। सपोज इसके अंदर हमने डाल दिया मोल्टन NaCl, यह करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वाटर स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इस केस में क्या होता है, जो NaCl होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से पास करवाएंगे, ये NaCl जो है ये टूट जाता है, ये बनाता है Na पॉजिटिव आयन और बनाता है Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन्स है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। अब आप जानते हो एनोड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होती है। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे जनरेशन ऑफ आयन हो गया है, अब अगर यहाँ पर एनोड और कैथोड है, इसका ये मतलब है इस केस में एक जगह पे होगी ऑक्सीडेशन और एक जगह पे होगी रिडक्शन। तो एनोड में क्या होगा, एनोड एनोड में चूंकि ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में क्या होगा, ये Cl नेगेटिव आयन है, ये जाएगा इस साइड और ये जाएगा इस वाली साइड। Na पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और Cl नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से क्या होगा, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करेगा और बनाएगा Cl एटम। क्योंकि क्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में रहता नहीं है, तो दो क्लोरीन एटम जो होंगे वो कंबाइन करेंगे तो बस क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ये दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करेगा और बनाएगा क्लोरीन गैस। इसका मतलब है कि एनोड पे जो है वो फॉर्मेशन होता है ये प्रोडक्ट। इस केस में मोल्टन NaCl में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे, आपके पास क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होगी एट एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन वही करेगा जिसके पास स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में चूंकि Na पॉजिटिव आयन है, दैट इज कैटायन, तो ये Na पॉजिटिव आयन क्योंकि यहाँ पर जो होता है बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड में जो है लॉस होते हैं, वही वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पे गेन होते हैं। तो क्योंकि इस केस में जो वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हुए हैं, यही दो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग से एक्सटर्नल सर्किट कैथोड की तरफ जाएंगे और ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव आयन यही दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएंगे सोडियम। इसका मतलब कैथोड पे जो है वो प्रोडक्ट आपका बनेगा सोडियम सॉल्वेंट। ये आपके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को इनमें से पास करवाया, यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ आयन हुआ और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जो है रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो बने। सपोज इस केस में क्लोरीन गैस बना और इस केस में सोडियम बना, लेकिन कैसे बना, वो बना जब हमने ये वाली जो है वो करंट है वो ऑन की। अगर हम करंट ऑन नहीं करते तो ये सब प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। ये जो सेल मैंने अभी दिखाया फिजिकली सेल है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। बट कब हो रहा है, जब हम ये बैटरी जो है वो ऑन करेंगे। अगर बैटरी ऑन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको मैं यहाँ पे ऐसे डिस्कस नहीं करूंगी डायग्राम बना के, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। वहां पे मैं दिखाऊंगी कि कैसे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। यहाँ पे अगर सेकंड डिफरेंस देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इधर इस केस में जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव और जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इस केस में कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। अभी तक जितने भी आपने या 8 क्लास या 9 क्लास से जो भी प्रोसेस वगैरह आपने यही देखा होगा, दैट एनोड के ऊपर जो है वो चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। बट ये सही डेफिनेशन नहीं होती कैथोड एनोड की। हम सिंपल बोलेंगे कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होती है और एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
जो कैथोड होता है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और जो एनोड होता है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। थर्ड इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out by using electrical energy. आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, उस केस में इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, लेकिन कैसे हो गई? जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड की। वो जो रिएक्शन थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है जो अपने आप नहीं होती है। अपने आप सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ जो है वो नहीं जाएगा, अपने आप जो है वो क्लोरीन जो है वो एनोड पे जो है वो इवॉल्व नहीं होगा। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो चीज जो है वो नहीं होगी। इसका मतलब इस वाले सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो तभी हो सकती है, उसको हम तभी जो है वो कवर कर सकते हैं अगर उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इन दिस केस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो होती है। इस केस में खुद ब खुद रिएक्शन होती है, और जब रिएक्शन हो जाती है उससे ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये देखते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इस केस में डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होती है वही इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिक डिफरेंस से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड और कैथोड, सॉरी एनोड और कैथोड क्या होता है। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या देता है हमें कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी मैंने कि NaCl जो है जब वो टूटता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बनते हैं, और सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रोड पे होता है आ जाता है, और क्लोरीन गैस जो है दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर इवॉल्व होता है। तो कितना सोडियम बनेगा एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिबरेट होगा या डिपॉजिट हम बोल सकते हैं वो होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके ऊपर फैराडे ने जो है वो दो लॉ दिए थे। सबसे पहला जो लॉ है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का पहला लॉ ये कहता है कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप उस इलेक्ट्रोलाइट में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है पास करवाओगे। सपोज अभी मैंने बोला कि मोल्टेन NaCl से दो प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। कितना सोडियम लिबरेट होगा एक वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, कितनी क्लोरीन गैस जो है लिबरेट हुई दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि उस NaCl मोल्टेन में आप कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पास करोगे। आप जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करोगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। सो फर्स्ट लॉ जो होता है उसकी स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है आप पास करवाओगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेयर m जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ mass of substance deposited or liberated at any electrode. That is the quantity of charge. So जितना चार्ज आप पास करोगे उतना ही मास जो होगा वो
अगर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो आपके पास आएगा m इज इक्वल टू z q। z जो है वो कांस्टेंट, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ये हमने देखा था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, दैट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड in an electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. m is equal to zq। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, इधर क्या आ जाएगा, आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। ये z जो होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो q को हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज 1। if q is equal to 1 coulomb, then in this case m is equal to z. So what is electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent is the amount of substance deposited or liberated at any electrode when 1 coulomb of charge is passed through the electrolytic solution. Then z is the amount of substance deposited or liberated at an electrode when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte। जब इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम चार्ज पास कराओगे तो Z जो है ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा? वो m के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में आपने अभी तक ये देख लिया दैट m जो होता है फर्स्ट लॉ ये कहता है दैट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। हमने Z को भी एक्सप्लेन कर दिया Z क्या होता है, बट जो Q होता है, Q दैट इज चार्ज, वो होता है I into टाइम। व्हाट इज I? I is basically current and t is time. So charge is the product of current and time. अगर हम इस वैल्यू को यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? Therefore equation first becomes m is equal to ZIT, that is product of electrochemical equivalent, current and time। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में करंट और टाइम दिया गया होगा, आप जो है वो मास एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते। ये जनरल रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन दिया हमने कि Mn पॉजिटिव जो है इसने n इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया? सॉलिड बना दिया, रिडक्शन रिएक्शन। ये जो आपके पास सपोज करते हैं कि एक ग्राम जो है वो क्या है? एटॉमिक मास है m का, ये जो m है इसका एटॉमिक मास कितना है? वो 1 ग्राम है। और n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? ये जो है वो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग इन रिडक्शन रिएक्शन। n इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि Mn पॉजिटिव आयन जब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब आपके पास जो है 1 ग्राम ऑफ m है वो प्रोड्यूस होगा। ये इस रिएक्शन का जो है वो मतलब। अब आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, दैट इज 1.6 into 10 raised to power -19 multiplied by 6.022 into 10 raised to power, ये आएगा आपके पास 96,500 कूलम पर मोल। इसको हम कहते हैं 1 F, that is 1 Faraday। So एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो कितना होता है? वो इतना होता है। लेकिन हर एक रिएक्शन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जो है पार्टिसिपेट करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं दैट n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
सो n इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज है वो डिपॉजिट कर रहा है एक रैंक, बिकॉज इस पूरे रिएक्शन में मैंने n इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसीडर किया है। तो एक कूलम कितना करेगा, A डिवाइडेड बाय n इंटू 96,500। सब जानते हैं दैट A अपॉन n दैट इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वो होता है इक्विवेलेंट मास के बराबर। सो Z इज इक्वल टू, Z इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज है। तो आपको पहले ही रिएक्शन के स्टार्ट में मैंने स्टेटमेंट में बताया था दैट Z रिप्रेजेंट ही करता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइट। सो हमने यहाँ पे Z लिख दिया, Z इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96,500। ये इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड हाफ इलेक्ट्रोलिसिस में इसका यूज होना है। सेकंड हाफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो सीरीज से कनेक्टेड है, अगर आप उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पास करवाते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के बराबर। दैट मीन्स when same quantity of charge is passed through the two different electrolytic solutions connected in series, and the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to their equivalent masses. दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करवाओगे, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डिपेंड करेगा जो चीज लिबरेट या डिपॉजिट हो रही है उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर। दैट मीन अगर हम इस वाले केस की बात करें, यहाँ पे Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनेगा, CO2 पॉजिटिव है, सल्फेट आयन बनेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा या कितना अमाउंट ऑफ कॉपर वहां पे डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा सिल्वर और कॉपर के इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो हम ये बोलेंगे दैट मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। सिल्वर का जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, और यहाँ पे डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वो डिपेंड कर रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर के ऊपर, और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिपेंड कर रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। लेकिन उसी टाइम अगर ये दोनों जो है इनमें अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो पास करोगे उसी केस, अदरवाइज नहीं। फैराडे के फर्स्ट लॉ के मुताबिक M जो होता है वो इज इक्वल टू होता है Z इंटू Q के बराबर। दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे ले सकते हैं दैट M1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q, एंड फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे ले सकते हैं M2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q। हमने यहाँ पे Q1 Q2 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों में हमने सेम डालना है। तो ये M1 जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस नंबर 1 वाला जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका मास होगा, और M2 जो है वो सेकेंड वाले का होगा। इस केस में अगर हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकेंड, on dividing first by second we get M1 divided by M2 is equal to Z1 cube divided by Z2। अब Z1 और Z2 हमने Z का जो है वहां पे रिलेशन पढ़ा था, जो Z होता है वो होता है E upon 96,500। तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं that M1 over M2
इज इक्वल टू E1 ओवर 96,500 डिवाइडेड बाई E2 ओवर 96,500। रिस्पेक्टिव Z1 और Z2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसीडर की। इस केस में आएगा F1 ओवर M2 इज इक्वल टू E1 ओवर। सो इस चीज से पता चलता है कि फर्स्ट वाले इलेक्ट्रोलाइट का मास जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर, और सेकंड वाले का भी डिपेंड कर रहा है उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी हमने देखी है कंस्ट्रक्शन, इसकी हमने देखी है वर्किंग, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप दो नाम से जानते हो, इसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको हम जो है वो वोल्टेज सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ल्यूजी गैलेरी ने 1780 में इसको डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर वोल्टेज ने जो है उसको 1800 में जो है वो डिस्कवर किया था। इस वजह से इसको जो है वो गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टेज सेल भी कहते हैं। इससे होता क्या है, एस्टर सेल जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो डिफरेंट कंटेनर्स में होती है, जो एक ही कंटेनर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दो डिफरेंट कंटेनर में होती है। हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, यहाँ पे रिडक्शन हो। तो ये दो रिडॉक्स, ये जो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनडायरेक्टली होती है। और इस केस में इस सेल में जो भी फ्री एनर्जी का डिक्रीज होता है वही अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस बताया था। इस केस में डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, और वही जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होती है इस केस में वही अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन की बात आती है कि ये सेल की कंस्ट्रक्शन क्या क्या इसमें कंसीडर करता है। सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि इसमें दो कंटेनर प्रेजेंट होते हैं। देयर इज अ जिंक रॉड between zinc sulfate solution and a copper rod between copper sulfate solution. The two solutions are linked by externally by means of galvanometer through copper wire, और internally ये दोनों जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं by means of salt bridge. Salt bridge का फंक्शन वगैरह क्या होता है हम लेटर पार्ट में इसको जो डिस्कस करेंगे। अब इसमें होता क्या है, ये जो जिंक रॉड होती है और कॉपर रॉड होती है, इनमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम ये बोल सकते हैं कि जो जिंक रॉड होता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो जिंक होती है उसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज होने की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इस वाली रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज होगा वो आपका जिंक होगा, वेरस जो रिड्यूस होगा वो आपका कॉपर होगा, बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो जिंक रॉड है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि एट एनोड जिंक रॉड जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा होगा कि ये जो जिंक रॉड है इसमें जो जिंक प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, दैट इज इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हो रहे हैं। यहाँ से आपको ये पता चल गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका जो जिंक रॉड है ये एक्ट कर रही है एज एनोड। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनोड के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस वजह से आता है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए दैट मींस वो रिच इन इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको क्या देते हैं, एज अ नेगेटिव चार्ज देते हैं। फिर यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्सटर्नली जाते हैं कहाँ वाली साइड, कॉपर वाली साइड। अब कॉपर वाली साइड जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट होगा ये टूट जाता है Cu2 पॉजिटिव आयन में और SO4 2 नेगेटिव आयन में। ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, जब ये यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो Cu2 पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉपर सॉलिड। इसका मतलब यहाँ पर जो है सोल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। दैट इज चूंकि यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि हम इसको बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब चूंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी साथ में हो रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोड आएगा वो क्या आएगा, एज अ कैथोड कहलाएगा। तो एक साइड पे एक यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, इस वाली साइड पे हो गया रिडक्शन। ये आ गया आपका एनोड, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका कैथोड जहाँ पे रिडक्शन हो रही है और ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे जनरेट होगी, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप कोई भी बल्ब यहाँ पे जोड़ दोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है करंट।
तो आपका जो करंट है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस होता जाएगा, अब जो भी चीज यहाँ पे रखोगे, चाहे या बल्ब वगैरह जो भी हो, कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही। सो रिएक्शन हो रही है, अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, और उस केस में वो जो आपकी रिएक्शन है या जो केमिकल रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो रही है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब आते हैं बात कि यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज है वो बीच में कैसा है, इसका क्या काम। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, अब देखो यहाँ पर जब ये ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आयन जो है वो प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है। इस सोल्यूशन में ऑलरेडी जिंक सल्फेट प्रेजेंट है, तो जिंक सल्फेट क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे जितने Zn 2 पॉजिटिव आयन होंगे उतनी ही SO4 2 नेगेटिव आयन, लेकिन जब ये जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हुआ तो मोर Zn 2 पॉजिटिव आयन गोस इनटू द सॉल्यूशन, सो द कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ज्यादा है, दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि Zn 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू SO4 2 नेगेटिव आयन। हम बोलते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है वो बन गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बना। इस केस में भी वही हुआ कि सॉल्यूशन में से कॉपर 2, पहले ऐसा था कि जितना कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था उतना ही SO4 2 नेगेटिव आयन था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके रिड्यूस होने लगे, वो कॉपर मेटल के फॉर्म में वापस डिपॉजिट हो गए। इसका ये मतलब है कि इस सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो गई। हम ये बोल सकते हैं कि Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो लेस है SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। इसका ये मतलब है कि ये वाला सॉल्यूशन भी अब जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो नहीं रहा, ठीक है। ये पॉजिटिव सॉल्यूशन का वर्ड बन गया, यहाँ पे चूंकि सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम बोलते हैं नेगेटिव सॉल्यूशन जो है वो बन गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों है, जब यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मैंने बोला यहाँ पर करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड होगी इससे। अगर ये यहाँ से यहाँ चलना जो है वो बंद हो गया, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी आना जो है वो बंद होगी। और ऐसा ही होता भी है, जब बहुत सारे Zn जो है वो Zn 2 पॉजिटिव आयन में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर जिंक जो जनरेट होते हैं, ये यहाँ से यहाँ चलना नहीं प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Zn 2 पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये जिंक आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोड के आसपास जो है वो क्या हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करते हैं, टाइटली होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जो है वो नहीं चल पाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना जो है वो बंद कर देती है। लेकिन हमें चूंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंटिन्यूसली चाहिए, तो हम ये करेंगे कि हमें चाहिए कि इस सॉल्यूशन को जो है वो न्यूट्रलाइज बनाए, या ये बोले कि ये जो एक्सेस ऑफ Zn 2 पॉजिटिव आयन जो इस इलेक्ट्रोड के आसपास गए हैं, इनको हम जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डालें, या सॉल्यूशन के अंदर बेसिक रखें, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कोई भी चीज होल्ड ना करे, वो कंटिन्यूसली जो है वहां से फ्लो कर सके। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यहाँ पर एक ब्रिज डालते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट शेप ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है मोस्टली KCl होता है या फिर KNO3 होता है। तो सॉल्ट ब्रिज में जब आपके पास KCl होगा, सपोज करो कि इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस है, उसके अंदर जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, KCl या फिर KNO3। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरी चीज, इस वाले केस में स्पीड ऑफ केटाइन जो है वो इक्वल टू होना चाहिए स्पीड ऑफ एनाइन, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक साथ मेंटेन हो। तो जिस स्पीड से कि यहाँ जाएगा या Cl जहाँ भी जाएगा, तो वो जो है वो स्पीड जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, ताकि दोनों वाले सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो एट अ टाइम आए। ऐसा ना हो कि ये पहले न्यूट्रल हो और ये जो है वो बाद में, इसका जो है स्पॉन्टेनियस काम करता है, ऐसा नहीं कि पहले ये काम करेगा बाद में ये काम करेगा। तो हम ये चाहेंगे कि दोनों सॉल्यूशन में क्या हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी साथ में। तो जब यहाँ पर हम सपोज करो कि हमने यहाँ पे जो है वो सॉल्ट ब्रिज है, उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है KCl। अब KCl में जो है वो 2 आयन है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। एक वाला आयन जो है वो इधर जाएगा, एक वाला आयन जो है वो इधर जाएगा, डिपेंड करता है किसकी नीड कहाँ पे है। सपोज यहाँ पे Zn 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस KCl का नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ जाएगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्या जाएगा, Cl नेगेटिव जो है वो इधर वाली साइड जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो है क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, पॉजिटिव आयन कम है, नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, इस वाली साइड कौन सा जो है वो चलेगा, वो चलेगा K पॉजिटिव आयन। तो कुछ टाइम ये K पॉजिटिव और Cl दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए।
जब Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये Cl नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव आयन को, एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, ये सॉल्यूशन में जो है वो बिजी हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। तो जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, इसके जो है वो फंक्शन क्या है, पहली चीज तो ये इंटरनल सर्किट को जो है वो, इंटरनली जो सर्किट होता है उसको जो है वो कंप्लीट करता है। दूसरी चीज, इट प्रिवेंट्स टू सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। जिंक सल्फेट एक साइड है, कॉपर सल्फेट दूसरी साइड है, दोनों को मिक्स होने नहीं देता है। तीसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द कंपार्टमेंट। जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दोनों ना हो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन की फ्लो में जो है वो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से सॉल्ट ये जो आपका सेल है वो काम करना जो है वो बंद करेगा। दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा वाला इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की खास बात ये होती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ कैटायन इक्वल टू होना चाहिए स्पीड ऑफ एनायन, क्योंकि दोनों ही कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर लानी है तो एट वंस लानी है, तो जिस स्पीड से Cl यहाँ जाएगा उसी स्पीड से K भी यहाँ जाना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो दोनों साइड जो है वो एट वंस जो है वो आए। हम इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गैलेरिक सेल को इससे, लाइक Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस, फिर यहाँ पे डबल लाइन डालेंगे, उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, और ये डालेगा कॉपर। इतना जो होता है ये ऑक्सीडेशन लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट है। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, हम बोलेंगे ये रिडक्शन पार्ट है। और ये जो डबल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक